आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर। ठीक है। आज के इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, है ना। बोला कि रोहन की वर्तमान आयु निकाले। ठीक है, तो पहला नंबर इसमें कंसेप्ट क्या है कि जब भी एज के बारे में बात करता है, अगर एज के बारे में बोलता है तो आयु कभी भी माइनस में नहीं निकलता। आयु का जब भी वैल्यू निकलेगा तो वो माइनस में नहीं निकलेगा। दूसरा बात क्या होता है कि जब भी अगर रोहन और उसकी माँ या रोहन उसके बाप का एज के बारे में अगर दिया रहता है, तो अगर रोहन का उम्र अगर 2 दिन बढ़ रहा है तो उसके बाप का भी उम्र क्या होगा, पापा के पिताजी का भी उम्र क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, है ना। इसमें एक बात याद रखेगा। और इसमें एक चीज और आता है कि पश्चात वर्ड का यूज होता है। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। और पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। उम्र जो होता है दो ही तरीके से नापा जाता है। जैसे अभी मेरा उम्र मान लीजिए 26 साल है, और अपने उम्र को हम क्या बोलेंगे कि 2 साल पहले, यानी 2 साल पूर्व, यानी कि 2 साल पूर्व मतलब 26 जो वर्तमान उम्र है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 साल घटा रहे हैं। अगर बोलेंगे 2 साल पश्चात जो मेरा उम्र है उसमें 2 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। सेम कंडीशन है कि आयु जो होता है ना, पहला वर्तमान आयु माना था। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व किया जाता है तो वर्तमान आयु मान के सॉल्व किया जाता है। और जब वर्तमान आयु मानते हैं तो उसमें पूर्व और पहले दिया रहता है। अगर पूर्व देते हैं तो घटा देते हैं, अगर पश्चात या बाद रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या, पहले रोहन का आयु दे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। तो सबसे पहले छोटा वाला आयु मानना है। तो रोहन छोटा है माँ से, तो रोहन का आयु मान लेते हैं। यहाँ पे माना की क्या मानेंगे, माना की रोहन की आयु नहीं मालूम है क्या है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, एक्स। रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है। तो रोहन का अगर हम वर्तमान आयु एक्स मानेंगे तो उसकी अम्मी जो है यानी उसकी माँ जो उससे 26 वर्ष ज्यादा बड़ी है। तो हम देखिए सबसे पहले दोनों के आयु को बराबर कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। एक तरफ रोहन का आयु लिख देते हैं, एक तरफ माँ का आयु लिख देते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो रोहन का यहाँ पे लिख दिए रोहन का आयु, रोहन का आयु, और एक तरफ लिख दिए बराबर देखिए माता का आयु, माँ का आयु। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए रोहन की आयु को हम क्या माने, देखिए यहाँ पे जस्ट रोहन की आयु को हम एक्स माने और क्या माने, वर्तमान आयु को एक्स माने हैं। तो यहाँ पे रोहन के वर्तमान आयु एक्स दे दिए। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि उस है ना रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन का जितना उम्र है उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। अगर मेरा उम्र मान लीजिए 5, मेरा उम्र जो भी होगा उससे उस रोहन का उम्र जितना भी होगा उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का उम्र एक्स है तो माँ उससे कितना साल बड़ी है, ये रोहन का उम्र है और इससे 26 साल बड़ी है, यानी कि इसमें 26 जोड़ देंगे। समझ रहे हैं बात को, यानी कि रोहन का आयु कितना होगा एक्स वर्ष, तो माँ का आयु क्या होगा एक्स प्लस 26 वर्ष। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसकी आयु का है ना 26 वर्ष है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब समझिए बात को, बोल रहा है कि अब से यानी अभी जो चल रहा है एक्स और एक्स प्लस 26 इसके 3 वर्ष पश्चात। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। हम बताए थे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात के बाद क्या होगा कि देखिए 3 वर्ष, अगर मान लीजिए मेरा उम्र 25 है 26 है, अगर हम 3 बढ़ाएंगे तो 29 होगा, तो मेरी अम्मी का भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर इसका 3 वर्ष बढ़ रहा है तो इसकी माँ का भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा ना। तो इसका अब वर्तमान आयु क्या था एक्स, इसका वर्तमान आयु क्या था एक्स प्लस 26। अब देखिए बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पश्चात, यानी कि इसमें 3 बढ़ रहा है, इसका भी 3 बढ़ रहा है। अगर इसका 3 बढ़ेगा तो इसका भी क्या होगा 3 बढ़ेगा। ये क्या हो गया 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात ये क्या होगा, तो एक्स प्लस 3 और इसको जोड़ेंगे तो एक्स और 26 3 क्या होगा 29, यानी कि 3 वर्ष के पश्चात इन दोनों का आयु कितना होगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है आखिर क्या बोल रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल, यानी 3 वर्ष के पश्चात जो आयु होता है उसका क्या हो रहा है, गुणनफल करने पे उसका आयु कितना हो रहा है 360 हो जाता है। क्या होता है 360 हो जाता है। तो इसको हम ऊपर वाले को मिटाते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए ये माँ का उम्र है, देखिए ये क्या है, माँ का एज, ये सॉरी ये रोहन का एज है और ये क्या है, माँ का एज है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं और तो क्या होता है, आंसर 360 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं। जगह नहीं है, इसको मिटा दे, ऊपर वाले को इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, देखिए इन दोनों का बोल रहा है गुना, इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो 360 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 3 इंटू, गुना का कोष्ट का मतलब क्या होता है, इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। क्लियर यहाँ तक। देखिए x को x से अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है, बताए थे। फिर इस x को हम इस 29 से गुना करेंगे तो प्लस 29x हो जाएगा। क्लियर, इस 3 को अगर x से गुना करते हैं तो प्लस 3x होगा। फिर इस 3 को हम क्या 29 से गुना करते हैं तो 29 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 29 या 87 होता है। ठीक है, बराबर क्या होगा, 360। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का दोस्त नजर आ रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 29 3 32x, यहाँ पे x स्क्वायर थे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 87 उधर जाए, 87 को यही रहने देते हैं, 87 इसको बराबर के इस साइड लाते हैं तो माइनस 360, क्योंकि यहाँ पे प्लस 360 था, यहाँ माइनस, बराबर 0। यहाँ माइनस इसलिए हुआ क्योंकि इसको हम बराबर के इस साइड लाए, और जब भी बराबर के इस साइड या उस साइड ले जाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस में, माइनस रहता है तो प्लस में, गुना रहता है तो भागा में, भागा रहता है तो गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसको हम इससे घटाते हैं, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7। ठीक है ना, और ये 2 बच गया, और दोनों में बड़ा कौन है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस, बराबर 0। क्लियर, ये आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए, और हम बताए थे कि जिसका अधिकतम घात होता है, जिस समीकरण का अधिकतम 2 घात होता है वो क्या कहलाता है, तो द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका अधिकतम 2 घात है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम 4 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं 2 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 4.1 का। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। देखिए यहाँ पे चाल का जिक्र हो रहा है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इसमें और कुछ भी है नहीं है। देखिए सबसे पहले चाल बोल रहा है, चाल क्या, 480 किलोमीटर की ये दूरी है। टोटल दूरी क्या दिया हुआ यहाँ पे, देखिए एग्जाम क्वेश्चन में 480 किलोमीटर की दूरी। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई, तो कुल दूरी हो गई आपको, कुल दूरी 480 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दूरी समान चाल से चल रहा है। चाल बोल रहा है कितनों चले, 5 के स्पीड में, 10 के स्पीड में, कितनों के स्पीड में चल रहे हैं। तो 480 किलोमीटर जब दूरी तय करता है तो उसका एक रत्ती भी चाल इधर उधर नहीं होता है। अब वो चाल क्या है यही नहीं दिया हुआ, और आपको मालूम है कि जो चीज नहीं दिया रहता उसको एक्स मान लेते हैं। तो हम चाल को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना की, माना की, है ना, चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेल गाड़ी की चाल बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स किलोमीटर मान लेते हैं प्रति आवर, या एक्स ही में रहने दीजिए, बाद में मान लेंगे किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए चाल में घटी बड़ी सब होगा, दो तरफ एक बार ऐसे देखिए। और एक बात और है कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। याद कीजिए आप, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यानी कि जितना दूरी है और जितना समय लग रहा है वो। ठीक है, तो देखिए चाल, देखिए मेरा कितना था, देखिए अब दो, पहला बार रेलगाड़ी क्या किया कि समान चाल से चला तो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करता है। बाद में क्या किया, 8 किलोमीटर जितना भी चाल था उसमें कम कर दिया, यानी कि चाल में कमी आ रहा और उसको टाइम क्या आ रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो दोनों चाल को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। पहला देखिए
पहले बार में क्या किया था, 480 किलोमीटर दूरी तय किया था, और कितना चाल किस चाल से चला था, तो x किलोमीटर की चाल से चला था। हम लिख देते हैं x, और एक बार और इधर कर देते हैं। दूसरा बार क्या किया कि 480 किलोमीटर दूरी तो था ही, लेकिन क्या किया, चाल में ही 8 किलोमीटर की कमी कर दिया। चाल में इसके 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो गया, यानी कि चाल तो इसका x था, इसमें कमी कितना हुआ, 8 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चाल कितना था, यहाँ पे x था, इसमें कमी कितना हुआ, तो 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8, दोनों को बराबर कर दिए। फिर बोल रहा है इसको 3 घंटा अधिक लगता है। अगर चाल में 8 किलोमीटर की कमी आया तो इतना पूर्ण 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर इससे कंपेयर कीजिएगा तो इसको 3 घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ 3 जोड़ देते हैं। समझ रहे ना बात को? क्लियर? अब देखिए हम इसको डायरेक्ट इधर ले आते हैं। अगर हम इसको इधर ले आएंगे, 3 को उधर छोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 480 बट्टा x, अगर हम इसको इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे 480 बट्टा x माइनस 8, और बराबर क्या बच जाएगा, 3। यहां तक कोई दिक्कत? इसको आप नोट कीजिए। हम एक क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है? देखिए ये 480 था, 480 बट्टा x माइनस 480 बट्टा x माइनस 8 इक्वल टू 3, ठीक है? ये क्वेश्चन था। देखिए इसमें से अगर 480 हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होता है। देखिए 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी, इसलिए इसको कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच जाता है, 1/x माइनस, तो माइनस यहाँ 1/x माइनस 8 इक्वल टू 3। क्लियर? अब क्या करना है कि 480 इधर मल्टीप्लाई यानी कि गुना में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, भागा में आएगा। तो 1/x माइनस, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतार दिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू 3/480। क्लियर? अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम काटते हैं तो एक 160 बार में क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, 160 बार में। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए ये दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि भिन्न का गुना, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का घटाव में क्या होता है कि हर का क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और मालूम है कि जब एलसीएम नहीं निकलता तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर? तो इसको क्या करना है कि इसको इससे क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए। अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देते हैं। जैसे 4 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको नहीं निकलेगा इसका एलसीएम, तो 4 और 3 को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 12 एलसीएम आता है। उसी प्रकार से इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम x को और x माइनस 8 को क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना कर दिए, ठीक है? अब देखिए x को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो x कैंसिल होगा, x माइनस 8 बचेगा, और x माइनस 8 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 8 ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ माइनस तो माइनस, और इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x माइनस 8 है, और यहाँ पे x माइनस 8 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा। क्लियर? यहाँ बराबर है तो बराबर, यहाँ क्या बच गया था, 1/160, 1/160 बचा था, 3 से काटे थे 16 × 48 यानी कि 1/60। अब देखिए ये प्लस x है और ये क्या है, माइनस x है, ये प्लस और ये माइनस खत्म। यहाँ पे क्या बच गया, -8। अब बट्टा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, x², और x को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x, और बराबर -160, बराबर 1/160। क्लियर? अगर हम क्या करते हैं इसको, कि देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, ठीक है? तो अगर x को, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -8x ही होगा, क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं तो उतना ही पड़ जाएगा। और हम इसको इससे गुना करेंगे तो 16×8 = 128 यानी कि 128 यानी कि 1280 आएगा। अगर हम इसको इससे 8 से गुना कर रहे हैं तो याद रखिएगा, बच्चा भूल जाता है कि सर किससे गुना कर दिए, तो 160 को ऊपर वाले -8 से गुना किए तो -1280 आया। और हम इसको माइनस को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² -8x, और ये है ना बराबर -1280 था,
तो इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, चिन्ह माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। इसके बाद आज के वीडियो में 4.1 का है ना ऑल क्वेश्चन क्या कर दिए, समाप्त कर दिए हैं। आगे 4.2 स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस भी सवाल में प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताएं, हम आपके लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे।